औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, और मैं हूँ मोहम्मद अमीन। ये बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 12 है और लेक्चर 11। आज हम इसमें फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और उसके साथ ही एक्सरसाइज कर लेंगे और ये इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो आइए अब फीडबैक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फीडबैक है क्या। दरअसल ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक मैकेनिज्म है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन्स कांस्टेंट रेट पे एक ही रेट पर या एक ही क्वांटिटी पर ये सक्रीट नहीं करते रहते। डू नॉट सक्रीट द हार्मोन्स एट द कांस्टेंट रेट। अच्छा जी, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि रेट ऑफ सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स वेरीज। ये मुख्तलिफ होता, यानी कैसे वेरी करता है? विद द नीड ऑफ द बॉडी। जिस्म की जरूरत के मुताबिक हार्मोन्स को कमोबेश किया जाता है। हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, और ये फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस। तो ये असल में रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस। तो ये आउटपुट उससे जो है हम रेगुलेट करते हैं। आउटपुट उसके ये आउटपुट का मतलब और कैसे आप इसको समझेंगे। और आइए अब आगे आप देखते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, ये दो किस्म के हैं। तो देखिए इसमें टू टाइप जब हम लेते हैं तो एक इसमें नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव फीडबैक, अब आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डिक्रीजेस। अब इसमें एक की आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस, एक प्रोसेस जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर देता है। जो उसको काम करना था उसने मुकम्मल तौर पर उस काम को सरअंजाम दे दिया है और वो प्रोसेस जो है उसमें डिक्लाइन आ गया है। तो जब ये डिक्लाइन आ गया है तो उस वक्त डिक्रीजेस आर इनहिबिट द अदर प्रोसेस, और दूसरे प्रोसेस को वो इनहिबिट करता है, रोक देता है। तो आइए अब द रिटर्न ए कंडीशन टूवर्ड द नॉर्मल, और अक्सर मकसद ये होता है कि कंडीशंस को रिटर्न करना है, वापस लाना है नॉर्मल पोजीशन पे। अब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को लेते हैं हम, एग्जांपल है हमारी। व्हेन इंक्रीज, अब इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस की आउटपुट इंक्रीज हो गई है। क्या हो गया? उसमें ग्लूकोज राइजिस इन द ब्लड, ये इंक्रीज हुआ है जी। ये इंक्रीज होने की वजह से, ग्लूकोज के इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस इंक्रीज हो गया, ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ जी? इनहिबिट द ग्लूकागोन प्रोडक्शन, और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। तो फिर क्या हुआ जी? पैंक्रियाज सेक्रीट द इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और इंसुलिन डिक्रीजेस द ग्लूकोज आउटपुट, और ये ग्लूकोज आउटपुट जो है ये डिक्रीज कर देता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस जो है ये डिक्रीज होता है, यानी डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीजेस द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये डिक्रीज हो जाती है। तो अब यहां पर देखिए, तो इस
यानी ये प्रोसेस जब डिक्रीज हो गया और इसमें ग्लूकोज की मिकदार डिक्रीज होगी, तो उस डिक्रीज ने क्या किया, इनहिबिट द इंसुलिन प्रोडक्शन, उन्हें इंसुलिन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया, यानी उसे रोक दिया गया। और जब उसके बाद पैंक्रियास सेक्रीट द ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन जो है प्रोड्यूस करेंगे, और ग्लूकागॉन राइसिस द ग्लूकोज इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो राइज कर देती है। तो देखिए जी, ये था हमारा प्रोसेस और इसमें नेगेटिव। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये दूसरा है जो टाइप आपने फीडबैक की ली है, वो दो है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है? चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम ए प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस में आप तब्दीली लाते हैं, उसे कमोबेश करते हैं, उसके तब्दीली लाते हैं, तो क्या होता है जी? इंक्रीज द रेट ऑफ द सेम प्रोसेस, और ये रेट ऑफ सेम प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके आप आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल है सकलिंग, ये एल नहीं लिखा हुआ जी यहाँ पे, और ये सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट, सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं जो दूध पीता बच्चा जो है, जो मां का दूध पीता है, सकलिंग एक्शन। और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द मदर, मां में हार्मोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, और ये मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। मोर सकलिंग मोर हार्मोन, तो सकलिंग का यहां भी लफ्ज जो है वो एल नहीं लिखा हुआ, तो सकलिंग मोर हार्मोन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो हो जाती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। आइए अब हम डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर जो है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है, वन वास्कुलर डिसऑर्डर, और वास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो पैरालिसिस की तरफ ले जाता है। ये डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई होता है। अब देखिए यहां पे आप नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और जो रुकावट आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, वो ब्लड सप्लाई में आ रही है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। दूसरी जो मेन टाइप है वो फंक्शनल डिसऑर्डर, ये फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। तो ये डिस्टर्बेंस इन द नर्वस इंपल्स में होती है। तो उसको उसमें मिसाल उसने दिया कि एपिलेप्सी है। तो वो पैरालिसिस है और ये एपिलेप्सी है। अब हम इस में पैरालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। पैरालिसिस में डेफिनेशन इसकी क्या है जी? पैरालिसिस द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स ग्रुप। अब कोई भी मसल ग्रुप जो है, आपके बाजुओं के मसल ग्रुप हैं, ये टांगों के मसल ग्रुप हैं, आपका जिस्म जो है वो आपके चेहरे के मसल हैं, या कोई और मसल जो है ना, वो उनको वन और मोर मसल जो है ग्रुप, ये कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो आइए देखिए कैसे होता है, इसका सबब क्या होता है? स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं जी रप्चर इन ए ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अब ये ब्लड वेसल है। तो आपको ये मालूम है कि ब्लड सप्लाई क्या करती है? ब्लड सप्लाई दरअसल ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती, अब ऑक्सीजन की सप्लाई न होने की वजह से तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं, और ये है स्ट्रोक। अब दूसरा उसने कहा ब्लड क्लॉट आ गया। ब्लड क्लॉट होने से ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो गई हैं। तीसरा जो उसने कहा पॉइजन। तो पोलियो वायरस के जरिए पैदा होने वाला जो पॉइजन और जहर है, और ये भी ब्रेन के जो उस पर असरअंदाज होता है, और उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाते हैं। अब देखिए सिम्टम इसके क्या होंगे, कैसे पैरालिसिस है? तो देखिए वीक पैरालिसिस थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर जो है एक वीक सा पैरालिसिस जो है वो पूरे जिस्म के अंदर ये सुस्त पड़ जाता है, और ये हिला नहीं सकते जिस्म को अपने को, और इस तरह ये
वीक पैरालिसिस। तो पैरालिसिस इन द वन साइड ऑफ द बॉडी, किसी जिस्म के लेफ्ट साइड या राइट साइड के ऊपर जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, यानी उसमें फालिज, और पैरालिसिस जो है वो उर्दू में आम हालत में आप कहते हैं फालिज है। तो मे बी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, या बाद औकात ऐसा भी होता है कि ये आपको टांगों की पैरालिसिस होता है, उन पर सिर्फ फालिज हो जाता है, या फिर ये होता है कि ऑल फोर लिम्ब, दो बाजू और दो टांगों में, यानी 2 लिम्ब्स जो हैं, 2 आर्म और 2 लेग्स हैं, और इनमें ये पैरालिसिस जो है वो हो सकता है सिम्टम है। अब इसी लिहाज से हम आगे देखते हैं ये एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी दरअसल नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है, और एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स है। और इसमें एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ, अब ये एक्सेसिव डिस्चार्ज किसका होता है? ये नर्व इंपल्स जो चलती हैं वो करंट से चलती है। करंट कौन किसका होता है? वो इलेक्ट्रॉन की रो होती है जो चलती है, और इस तरह ये एक्सेसिव डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है ज्यादा, तो अनप्रोवोक्ड सीजर। अब प्रोवोक्ड, अब इसमें किसी ने उसको इश्तिहाल तो नहीं दिलाया ना, मुश्तिल तो नहीं किया, रैग में तो नहीं लाया, गुस्से में तो नहीं लाया। गुस्से में हो तो आपने से बाहर हो जाता, इंसान का दिमाग जो है ना काम नहीं करता, लेकिन नहीं, यहां पे कहता है अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तिहाल के सीजर्स। अब उसमें क्या होता है? ये दौरे पड़ते हैं, उसको नर्वस सिस्टम का एक दौरा जो है सीजर है। और इसमें सीजर दरअसल है क्या? आइए हम देखते हैं। सीरियस एपिलेप्सी इज ए टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन। ये एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन है, मार्क्ड बाय द कन्वल्शन, और ये कन्वल्शन की वजह से नहीं होता है। कन्वल्शन क्या है? उलझन है, और उलझन की वजह से ही सीजर होता है, उसमें गिरफ्तार हो जाता, दौरा पड़ता फिर उसके ऊपर, अनप्रोवोक्ड, किसी और की वजह से नहीं है, उसके अंदरूनी जो है दिमाग के अंदर जो है ये डिसऑर्डर पैदा होता है, और टेम्परेरी अब एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन जो है प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से ऐसी उलझन होती है, दिमाग की मेमोरी जो है वो उलझ हो जाती है, और उसे कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो वो आगे की पीछे और पीछे की बातें भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा दौरा भी पड़ सकता है, वो गिर भी सकता है, और ऐसी सूरत हाल जो है वो बड़ी टेम्परेरी तौर पर होती है, थोड़े देर वक्फे के लिए होती है। अब इसके काजिस क्या हैं? काजिस इसके, तो देखिए, एक तो सबसे पहला काज उसने लिखा हुआ है जेनेटिक और डेवलपमेंट एट, ये डेवलपमेंट जो है वो भी काज है जी इसका। डेवलपमेंट यानी जब वो नशोनुमा पा रहा होता है, जब बढ़ रहा है तो उसको मुआशरे के अंदर जो है ना ऐसे हालात जो है ना दरपेश आते हैं, और जिसकी वजह से वो इसका शिकार हो जाता है। और जेनेटिक भी हो सकता है, यानी जेनेटिक डिजीज जो कि मारूसी होती है। एज ओवर 40 ईयर्स, तो ये अक्सर 40 ईयर्स के ऊपर जब एज होती है तो ऐसी कैफियत जो है वो तारी भी हो सकती है जी। ब्रेन ट्यूमर जो है वो हो, हाँ, ये ब्रेन ट्यूमर हो तो ये भी इसका सबब बन सकते हैं। तो हेड ट्रॉमा का मतलब होता है कि इसमें आपको चोट लगी है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, और दूसरा यह है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उसमें कोई इन्फेक्शन किसी जगह पे भी हो चुकी है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में है या उसके बाद दिमाग में है, तो ये इस तरह ब्रेन के अंदर भी कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करके। तो ये थी वजूहात जिनको 5 स्टेट किया गया, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। बहरहाल अब देखिए इसका ट्रीटमेंट, पहली बात जो लिखी हुई है नॉट नोन, ये अभी तक कोई मालूम नहीं है जी इसका क्या ट्रीटमेंट करें, लेकिन ये है कि मेडिसिन क्योर कैन कंट्रोल द सीजर, और दौरों को जो है वो रोक सकती है एज ड्रग। अब उनमें जो ड्रग इस्तेमाल किया जाती हैं वो एंटी कन्वल्सेंट है, यानी उसको उलझन से निकालने का काम करती हैं, और एंटी एपिलेप्टिक भी हैं जी। ये एंटी
एपिलेप्टिक, ये दोनों जो ड्रग्स दी हुई हैं, दो किस्म की ड्रग्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। और बाकी वो ड्रग कैसे हैं या किस तरह हैं, केमिकल क्या हैं, ये तो नहीं मालूम जहाँ से हो सकता आपको, लेकिन ये ड्रग इन इनाम से जो हैं वो आपकी किताब के अंदर दर्ज हैं। नाउ बस हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जी। एक्सरसाइज में जब हम देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस की तरफ आते हैं। द प्रोसेसेस दैट कैरी द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाने वाले एक्सॉन होते हैं। सिनेप्सिस क्या है, ये तो कहां से कहा गया भाई, डेंड्राइट है, तो डेंड्राइट तो नहीं, वो तो सेल बॉडी की तरफ आते हैं। और उसके बाद माइलिन शीथ, माइलिन शीथ से तो कुछ भी नहीं गुजर सकता जी। अब उसमें द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन, जो इनवॉलेंट्री एक्शन में इन्वॉल्व होता है, याद रखें ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है जो कि इनवॉलेंट्री में, आगे ऑटोनॉमिक की आगे दो किस्में हैं, वो आप देख सकते हैं, पहले ये गुजर चुकी हैं बातें जो है ना। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये नहीं है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन से ये पॉइंट नहीं है जी। तो एरो लगा दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन से हैं, विच नर्व न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं जी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं ना, सेंसरी वो तो भाई जाती हैं, मोटर न्यूरॉन है वो वहां से निकलती है। तो सेंसरी और मोटर ये दोनों का लिख दिया है, लेकिन इसका जवाब है इंटर न्यूरॉन उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट, जो मसल मूवमेंट से रिलेट करता है जी, उसका जिम्मेदार है मसल रिलेट। अब इसमें इंटरप्रेट भी करता है ऑफ द सेंसेस एंड द मेमोरी, और मेमोरी भी उसमें होती है। तो देखिए पॉन्स का तो ये काम नहीं, मेड्यूला भी नहीं है, सेरिब्रम भी नहीं है, ये हैंड ब्रेन है, और ये तीनों नाम जो है हैंड ब्रेन के हैं, और सेरिब्रम इज फोर ब्रेन, और ये है, ये काम करता है जी। और उसके बाद है जी अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शंस इज प्रेफर्ड बाय ईयर, और ये प्रेफर्ड बाय ईयर। अब कौन सा दूसरा काम है जी जो हियरिंग के अलावा करता है काम, ये ईयर करता है। तो ये आप खुद भी मतलब है वेरी इजी का बॉडी बैलेंस है जी, ये जिस्म को तवाज़ुन में रखता है जी। तो ये हार्मोन सेक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन इन द, ये रिडक्शन इन द नर्वस नर्व प्रेशर, ऑल ऑफ दिस नो। अब देखिए इसका जवाब भी आपके सामने आ चुका है। और नाउ अब हम देते हैं छठे नंबर पर, द माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय डैश और विच रैप अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सम न्यूरॉन। पहले तो देखते हैं कि नोड्स ऑफ रैनवियर लिखता है, एक्सॉन लिखता है, डेंड्राइट लिखता है, श्वान सेल, तो देखिए श्वान सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि फॉर्म बाय द माइलिन शीथ श्वान सेल से बनती है जी। अब नेक्स्ट, और दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का ये पार्ट नहीं है जी। देखिए पॉन, मेड्यूला, सेरिब्रम, ये तीनों उसके पार्ट हैं हाइंड ब्रेन के, लेकिन सेरिब्रम नहीं है। तो सेरिब्रम जो है वो आप इसको नोट कर सकते हैं कि सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का है जी, हाइंड ब्रेन का नहीं। इफ यू लुक एट एन intact human brain, what you see the most is a large, highly convoluted outer surface. This is very easy, cerebrum, और ये फोर ब्राम का हिस्सा है जी, फोर ब्रेन का हिस्सा है। इसी तरह उसने पॉन्स, सेरिब्रम, मेडुला, ये तो हाइंड ब्रेन के हिस्से है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस इन, अब ये प्रोड्यूस होते हैं, सीधी सीधी सी बात है पैंक्रिया में, और पैंक्रिया इनको यानी दो किस्म के होते हैं,
देखिए ये इसमें पैंक्रिया के अंदर यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स हैं जो कि डक्टलेस, ये डक्टलेस हैं और इस तरीका एंडोक्राइन सिस्टम के तहत जो है ना वो चलते हैं और ये ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स एक्सेप्ट, अब देखिए हार्मोन, इंसुलिन भी हार्मोन है, ग्लूकागोन भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी हार्मोन है, तो पेप्सिनोजीन कहाँ से आ गया? पेप्सिनोजीन है तो इसमें पैदा होता है ये स्टोमिक में, स्टोमिक जो है उसके अंदर पेप्सिनोजीन प्रोड्यूस होता है उसके एपिथेलियल सेल वॉल से। और अब आइए स्टूडेंट हम थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई करें जी। देखिए एक जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा एंडोक्राइन, ये इसके बारे में आप जान ले कि क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो डिफरेंशिएट बिटवीन जब इसको करना है तो जाहिर है कि मोड्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम का, तो इसकी भी डेफिनेशन जो है वो डिफरेंस करने के लिए आपको मालूम है कि कैसे कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स में जाकर। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट क्या हैं? तो वो 5 हैं जी। तो वो उसमें स्टिमुलाई है, रिसेप्टर हैं, कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर से आगे जो है वो अफेक्टर्स हैं, तो फिर उसके बाद रिस्पांस होता है, ये हैं जी उसका। डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, तो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन जो है ऑलरेडी मैं दे चुका हूं और उसके लिए आपने रिफ्लेक्स एक्शन की मुकम्मल जो है वो उसकी एक मिसाल जो है वो भी मौजूद है, तो उसे आप राइट कर दीजिएगा। ट्रेस द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का उसने कहा कि नर्व इम्पल्स का रास्ता जो है ट्रेस करें। इन केस ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जब आप उसको मुकम्मल तौर पर उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसका एग्जाम्पल को बयान करेंगे तो सारा पाथ जो है वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे है जी। डिस्क्राइब द प्यूपल, ये असल में पाथ अगर आप ये याद रखें, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाती है। इंटर न्यूरॉन जो है वो इस मोटर न्यूरॉन को वापस कर देते हैं और कुछ इंटर न्यूरॉन जो हैं वो ब्रेन को जाकर इत्तला देते हैं बाद में, लेकिन एक्शन पहले हो जाता है। तो अब देखिए इसमें डिस्क्राइब द प्यूपल रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट, तो ये भाई इसमें 2 किस्म के मसल्स होते हैं जिससे प्यूपल बन रहा है आइरिस के, एक रेडियल हैं और सर्कुलर हैं, तो आप उनकी कंट्रैक्शन के बारे में देखें और वो डिम में कैसे है और ब्राइट में कैसे है जी, वो आपको मालूम हो जाएगा। हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद द विजन एंड इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑन द रेटिना, तो देखिए रेटिना के अंदर जो है ये रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स उसके अंदर रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन जो है विटामिन ए से बनता है और ये आप नाइट ब्लाइंडनेस में देख सकते हैं इसको और उसके बारे में मुकम्मल विटामिन ए का रोल देख सकते हैं। डिफाइन द टर्म्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो ग्लैंड पर मुश्तमिल है और हार्मोन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बखूबी जो है वो फाइंड की जा सकती है, बहुत ईजी है इसमें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर इसको सुनने के बाद ये इस्तिफादा हासिल करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।